गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, अच्छी खबर आज सुबह सुबह मेरे पास आपके लिए ये है कि पीएचए की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में क्रिकेट ग्राउंड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मंटो पार्क, जहां पर मीनार पाकिस्तान वाकई एक वक्त था कि वहां पर खिलाड़ियों की अमाजगाह समझा जाता था उस वक्त को। हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल समेत दीगर खेलों के बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी मंटो पार्क की ही पैदावार है और फिर वहां ग्रेटर इकबाल पार्क बना, सयाहत को फिरोग मिला, लेकिन खिलाड़ियों को कोई मतबादल जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो खासे नाराज भी नजर आए। अब पीएचए की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में क्रिकेट ग्राउंड और 3 विकेट्स बनाए जा रहे हैं, जो नौजवानों और क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी जानिब एक बुरी खबर मेरे पास आपके लिए ये है कि मोहलिक कोरोना की शहरियों की बेहतियाती से फिर से वायरस जोर पकड़ने लगा है और हर 3 घंटे बाद शहर में जानलेवा वायरस से एक जिंदगी निकलने लगा है। गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान 8 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसीलिए माहिरीन की जानिब से मुसलसल एहतियात का दामन थामे रहने की हिदायत की जा रही है। नाज़रीन, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और माहिरीन की राय भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी ने LCCI का दौरा करके लाहौर चैम्बर के अहदेदारों समेत तामीराती शोबे के नुमाइंदों से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में देख लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, LCCI के सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद, अलमास हैदर, अब्दुल बासित से मुलाकात की। आरिफ उस्मानी ने बताया कि मुल्क में पानी के मसाइल बढ़ चुके हैं। कराची में बच्चे ने मुजर पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया। लाहौर में किडनी डायलिसिस मशीन बनाई गई, लेकिन ऐसे कामों पर कोई सरमायाकारी नहीं करता। कराची में 2-3 बच्चे थे, उन्होंने ये चीज इजाद की, उनको 2 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे थे। इतने छोटे छोटे पैसे मांगते हैं लोग, और वो टैनरी का पानी साफ करके मैंने पी के देख लिया। और ऐसा काम कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में। एक साहब लाहौर में, उन्होंने किडनी की मशीन बनाई है जो बगैर डायलिसिस के आप घर पे कर सकते हैं इस्तेमाल, खुद लगा के। अगर आप एक लाहौर चेंबर के तवस्सुत से, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक एंजल इन्वेस्टर फंड बनाए, सब लोग 10-5 लाख रुपए डालें तो पता नहीं कहां पहुंच जाए बात। सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी इंतहाई मुश्किल है। तामीराती शोबे की पेचीदगियों बारे इदराक है। 19% पे हाउसिंग, एक जमाने में मैं सिटी बैंक में जब था, यहाँ पे मॉर्गेज प्रोग्राम था छोटा सा, बहुत रईस लोगों की मॉर्गेज है। 13 बिलियन का पोर्टफोलियो है मीजान के पास। हमारे पास भी 3-4 बिलियन का पोर्टफोलियो पुराना पड़ा हुआ है, साहिबान नाम है उसका। हम वही नाम इस्तेमाल करेंगे फिर से। अच्छा खासा चल रहा था जब इंटरेस्ट रेट्स 5-6% थे। जब इंटरेस्ट रेट्स 19 पे गए तो लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, इंस्टॉलमेंट देने बंद कर दिए। इस मौका पर सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार मलिक के अलावा हाउसिंग सेक्टर के नुमाइंदे और बिल्डर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर में होने वाली मुलाकात का अहवाल आपने जाना है। ताजिर बरादरी की बात हो रही है तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने अल-फलाह बिल्डिंग के किराए में इजाफा करने और ताजिरों पर मुबैना दबाव के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत हफीज सेंटर के ताजिरों की मदद करके उन्हें पांव पर खड़ा करे। मजीद क्या कहा, राहिल सैयद रिपोर्ट में बता रहे हैं। अल-फलाह बिल्डिंग की दुकानों का किराया 1000% तक बढ़ाने का फैसला। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बिल्डिंग इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजरों ने हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर खूब नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि किरायों में 1000% इजाफे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। जो सेक्रेटरी साहब हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, वो दोबारा अपनी उन पुरानी कार्रवाइयों और पुरानी रविश पर उतर आए हैं और उन्होंने अल-फलाह बिल्डिंग के ताजरों को तंग करना शुरू कर दिया है। मॉल रोड एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद ने कहा कि हुकूमत ने ताजरों को रिलीफ देने का ऐलान किया था, मगर अब कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं। दुकानदारों को मालिकाना हुकूक दिए जाएं। ये वो दुकानदार हैं जो जब अल-फलाह बिल्डिंग बनी उसके साथ ही उन्होंने अपने किराए देकर इस बिल्डिंग को सहारा दिया। अब अगर वो उन लोगों से ये खाली कराना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब फौरन हुक्म दें वज़ीर आला को कि ये दुकानदार जो यहाँ पे बैठे हैं इनसे मुनासिब कीमत लेकर
इनको ऑनरशिप दे दी जाए। दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट बेनोवलेंट फंड बोर्ड अल-फलाह बिल्डिंग चौधरी शाहिद का कहना है कि 80 साल में कभी किराया नहीं बढ़ाया, अब कानून के मुताबिक 1000% किराया बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। ताजिरों के मसाइल, ताजिरों के मुतालिबात आपने उन्हीं के जुबानी सुने हैं। आज इन तालीम की दुनिया से खबर मुझे आपको ये देनी है जी। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। बेगम परवीन सरवर की जानिब से बतौर मेहमान खास शिरकत की गई। खवातीन में मर्ज की आगाही और खुद एतमादी पर जोर भी दिया गया है। मज़ीद सरफराज खान रिपोर्ट में दिखाएंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार बेगम परवीन सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सूबाई रुकन असेंबली सादिया सुहेल भी मौजूद थीं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर निसार ऑडिटोरियम में चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन बेगम परवीन सरवर ने कहा कि खातीन अक्सर औकात अपना मर्ज छुपा लेती हैं, जिसकी बुनियादी वजह उनके अंदर एतमाद की कमी होती है। इस मर्ज से मुतालिक आगाही के अमल को तेज करना होगा। When someone is diagnosed with cancer, it tests families because there's a lot of pressure, and very often we think, are we going to discuss cancer or are we going to just keep quiet? I think it's best to talk about it. It's best to support one another. चेयरपर्सन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सादिया खुरम ने कहा कि खातीन को दीगर मसरूफियात के साथ साथ अपनी जात के लिए भी वक्त निकालना होगा। हस्बैंड के काम करने हैं, बच्चों के काम करने हैं, सारी जिंदगी हम यूं ही गुजार देते हैं। मामा ये, मामा वो। हम 5 मिनट अगर निकाल लें, और ये जो बच्चियां यंग बैठी हुई हैं, इनके लिए भी, हमारे लिए भी, मैं खुद भी, हम लोग भी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने आके हमें अवेयर किया। अब आजकल हर एक अवेयरनेस है हर एक के पास, लेकिन हम निकालते नहीं टाइम। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की डॉक्टर समिया यास्मीन ने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मालूमात फराहम की। तकरीब में सीनियर प्रिंसिपल यूनिक ग्रुप फरीहा अरशद, हिना उस्मान, सायरा नजर और मैडम राहत के अलावा खातीन असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन यासिर के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। अक्टूबर के महीने को मनाया जाता है जी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन्स के हवाले से। इसीलिए पूरे शहर में हम लोग देख रहे हैं जी सिंपोजियम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं, वॉक्स हो रही हैं, ताकि लोगों को खासतौर पर ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, मुहिम चलाई जा सके और उनको इस खतरनाक मोहलिक मर्ज से बचाया जा सके। कुछ मज़ीद अहम मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ पानी के हवाले से, जो कि खुदा का एक अनमोल तोहफा है, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यूँ तो कुराए अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन साफ पानी के बेजा स्टाफ की वजह से आज ज़्यादातर लोगों तक मयारी पानी का पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिरती जा रही है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में साफ पानी के हवाले से संगीन खदशात सर उठा रहे हैं। अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर में भी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने में बहुत तेज़ी आ गई है। पानी की सतह सालाना 3.5 फीट तक नीचे जाना शुरू हो गई है और वासा के ट्यूबवेल्स लगाने के लिए 800 फुट तक बोर किया जाने लगा है। वासा की तरफ से इस वक्त अहले लाहौर को रोजाना की बुनियाद पर 300 लीटर फी गज के तनासुब से पानी सप्लाई किया जा रहा है। अफसोसनाक तौर पर पानी की बड़ी मिकदार ज़ाया हो जाती है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहले लाहौर को नहरी पानी सप्लाई करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इस मंसूबे को भी मतलूबा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। साफ पानी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान भी खदशात का इजहार कर चुके हैं और लाहौर शहर की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि इस इलाके में ज़मीन में मौजूद पानी की सतह हर 5 साल में नीचे जाती जा रही है और गुज़िश्ता 15 साल में पानी 800 फीट तक नीचे जा चुका है। अब ज़रूरत है कि नए शहर आबाद किए जाएं। रावी प्रोजेक्ट लाहौर को बचाने के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ बगैर पानी के वो मसाइल पैदा हो सकते हैं जिसका सामना आज कराची में हम लोग देख रहे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मंसूबा दरियाए रावी के करीब एक नया मॉडर्न शहर आबाद करने से मुतालिक है, जहां मौजूदा दौर की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी और मंसूबे के मुताबिक दरिया में साफ पानी का इखराज भी किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अब ये मंसूबा नागज़ीर हो चुका है, क्योंकि माजी में रावी दरिया हुआ करता था जो अब सुकड़ चुका है और एक छोटा गंदे नाले की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और मौसम सरमा में यहाँ से सीवरेज की बू भी आने लगती है। ये सूरत हाल शहरियों से भी पानी के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात की तकाजा कर रही है और लाहौर में पानी की सतह मुसलसल क्यों गिरती जा रही है, पानी के ज़ाया के मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं, हमारे आने वाली नस्लें कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं उनके लिए ये सूरत हाल। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर साजिद रशीद साहब हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ फरमाए जी मोहम्मद तनवीर साहब हैं, डायरेक्टर प्लानिंग एंड एवेल्युएशन है, वास्ता से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर बहुत सारी वजूहात, ज़ेर ज़मीन पानी गंदा हो रहा है, जहरीला हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है, कितनी ख़तरनाक सूरत हाल। देखिए जी बिल्कुल बात ये है कि पानी की ये मैं मिसाल ऐसी दूंगा कि ज़मीन के अंदर भी ये जैसे ये कप है इसके अंदर ज़ेर ज़मीन पानी इसी तरह ज़मीन के अंदर कैद है। इस कप में से जितना पानी हम निकालते जाएंगे और इस कप में कहीं से पानी नहीं आएगा तो यही हाल ज़ेर ज़मीन पानी का होगा। तो रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर बहुत ज़रूरी है। उसकी रिचार्जिंग की जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन जब जाता है तो ग्राउंड को वाटर को रिचार्ज करता है और इसमें जब पानी भरता जाएगा तो हम जितना भी निकालते जाएं तो ये एक रिसाइकिल है, तो ये चलता जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई है ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर कि लाहौर में हमने इतनी अर्बनाइजेशन कर दी है, इतनी हमने डेवलपमेंट कर दी है और जितनी भी हमारे पास ज़मीन है 70 से 80% हमने पेव्ड कर दिया। जो बारिश का पानी आता है जो कि ज़मीन के अंदर जाना चाहिए था वो सड़कों पे और उससे कर हमारे गटरों में चले जाता है। गटरों से वो पानी, अब वो गंदा पानी जो है वो अब फिर नहरों में चला गया, नहरी पानी को भी उसने गंदा किया और ये ज़ाया हो रहा है। और जहाँ पे ज़रूरत थी ज़मीन के अंदर जाने के लिए वहाँ पे उसकी जो पर्कुलेशन है वो बहुत स्लो हो गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए जो हम पानी निकाल रहे हैं, वासा ने जो ट्यूबवेल लगाए हैं, जैसे आपने बताया कि भाई 300-350 लीटर पर डे जो हम वो एक शहरी को दे रहे हैं, तो वो पानी की जो रिचार्जिंग है उस हिसाब से नहीं हो रही। इसलिए डिमांड सप्लाई वाला जो रूल है ये यहीं पे आ रहा है। तो इसके लिए ये ख़तरनाक सूरत हाल बिल्कुल हो सकती है अगर इसको मैनेज ना किया जाए। बेसिकली ये है कि वाटर मैनेजमेंट में हमारा मेन प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला ने पानी दिया है, बारिशें भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं, दरियाओं में भी पानी आता है, लेकिन वो पानी सारा हम ज़ाया कर देते हैं। उसको हम संभाल नहीं पाते। सोहेल कैसर साहब, अगर हम वजूहात की बात करें, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी फैक्ट्रीज बन गई, उन्होंने सारा जहरीला मवाद जो कुछ है वो भी ज़ेरे ज़मीन पानी में जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अच्छा, इसके लिए ना वो पंजाबी की मिसाल है ना कि राह पे जाने या वाह पे जाने। अभी हमें वास्ता उतना पड़ा नहीं है कि हम पानी की अहमियत को जान सकें। सीरियसली नहीं लिया जा रहा है इस मामले को शुरू से लेकर नीचे। अब सूरत अंबिया की एक आयत का तर्जुमा मुझे याद आ रहा है कि तमाम जानदारों को हमने पानी से बनाया, तो फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अहादीस हैं बेशुमार, पानी का एक कतरा ज़ाया मत करो चाहे तुम दरिया के किनारे ही क्यों ना खड़े हो। फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी है, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। यानी कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें पानी की अहमियत को उजागर ना किया गया हो। लेकिन अभी चूँकि हमें पानी मिल रहा है इसलिए हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि थार या जनूबी पंजाब के लोग 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं और ट्यूबों से वो जिस तरह पानी निकालते हैं वो जानता है या उनका खुदा जानता है। लाहौर में फी का तकरीबन 300 के करीब 300 लीटर के करीब हर शख्स को पानी फराहम किया जाता है और हैरत अंगेज तौर पर जापान के बाद ये सबसे ज़्यादा शरह पानी फराहम करने की। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वासा के साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो इस पानी की 1/3 मिकदार तो हम ज़ाया कर देते हैं जो हम छिड़काव रोज़ रात को अपने गाड़ियाँ धोते हैं, सेहन धोते हैं, हम ख़वातीन बर्तन धोती हैं, टैब नहीं बंद करती। अच्छा,
अब उस पे इसके लिए मंसूबा ये बनाया था जी कि हम एक BRB पर प्लांट लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट। ये 2 साल से सोहेल साहब मैं सुन रही हूं, 2 साल नहीं 3-4 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये जलो मोड़ पे लगना था BRB के ऊपर। जब उस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई, 1 अरब के करीब अखराजात हो गए, तो पता चला कि इसके लिए तो महकमा इनहार से इजाजत ही नहीं ली गई। उसने कहा मैंने कहां से पानी देना आपको, नहर का पानी हम तो नहीं देंगे, कैसे साफ कर लेंगे आप। चलिए इस पे बात करते हैं। तनवीर साहब, वासा की अब मेन जिम्मेदारी है पानी को बचाना भी, हिफाजत भी करना और लोगों को फराहम भी करना। अभी पहले BRB पे जो एक मंसूबा बनना था कि नहर के पानी को साफ करके लोगों तक पहुंचाना था, क्या बना उस मामले का? खत्म हो गया, ठप हो गया, या अभी जारी है? मैं जो अपनी बात है ना जी कुरान पाक की एक आयत से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आ रहे तुम इन असबाह माउकुम गौरा फमय्यातिकुम बिमाइन माइन। कहो कि जो पानी तुम इस्तेमाल करते हो वो ज़मीन में और ज़्यादा गहराई पे चला गया, तो फिर वो कौन है जो तुम्हारे लिए मीठे पानी का चश्मा ला? कोई भी नहीं। सारी दुनिया के इंसान मिल जाए, अगर पानी जो नीचे जा चुका है 1 किलोमीटर ऊपर नहीं ला सकते। ठीक। इसके लिए हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि हम जो अपने ट्यूबवेल्स है ना, इस वक्त लाहौर के अंदर, बल्कि एक फैसलाबाद रावलपिंडी को निकाल के बाकी पंजाब के जितने शहर है ना, सारा सोर्स है ग्राउंड वाटर। हम पानी जमीन से पानी निकाल रहे हैं। इसके लिए वासा ने प्लानिंग की थी कि BRB के पास हम एक ना ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। जो इन्होंने बात की है उसके बारे में मैं उसकी वजाहत करता हूँ कि ये एक्निक से हुकूमत पाकिस्तान ने इस मंसूबे की अप्रूवल दे दी है 2019। सर वो तो अब दी है ना सर। मैं आपको इसके लिए ना, इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। पहले आपका प्रोजेक्ट ये पंजाब गवर्नमेंट से PDWP से अप्रूव हुआ है, उसके बाद ये CDWP पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में गया, उसके बाद एक्निक ने इसने अप्रूवल दी। क्या हमारे इदारे भी तनवीर साहब? इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि एक्निक ने इसकी अप्रूवल दी। अब अप्रूवल के बाद इसके लिए जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया। कंसल्टेंसी के लिए ये हमारी प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके तहत 4 जो है। वैसे माजरत के साथ मैं जो सोहेल साहब को कह रही थी ना कि मैं 2 साल से सुन रही हूँ, मैं 2 साल से इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रही हूँ। BRB नहर वाला जो मंसूबा है, बिल्कुल, तो ये उससे भी पहले की बात बता रहे हैं। अब जो मैंने पहले बातें थी कि ये इस तरह PC1 बन रहा है, ठीक है ना। अब जब एक्निक से आपकी अप्रूवल हो गई, अब गवर्नमेंट के हर लेवल ने, चीफ मिनिस्टर लेवल के ऊपर मीटिंग होगी, उन्होंने कहना जी ये आपको ना प्रोजेक्ट हमें अप्रूव करके दिया। 3-4 साल लग गए इसके ऊपर नहीं। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है 3.5 साल है इसकी कंस्ट्रक्शन का। अब हम कंसल्टेंट इसके हायर कर रहे हैं। ये कंसल्टेंट जो ही हायर होते हैं उसके बाद ये लोन एग्रीमेंट हमारा साइन होगा, उसके बाद टेंडरिंग के अंदर हम जाएंगे। कितना वक्त दरकार होगा तकरीबन अंदाजन? ये जो कंसल्टेंसी का काम है ना, ये तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर हमारा कंप्लीट। 2 महीने हो गए। उसके बाद ये कंसल्टेंट इसका डिटेल डिजाइन वगैरह जो उसको वेट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम ये टेंडरिंग में जाएंगे। अब ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? कितनी टाइम के बाद हमें अंदाजा? तकरीबन 6 महीने का आप कह सकते हैं कि इसके टेंडरिंग ये सारा प्रोसीजर इसका वो लेगा। और दूसरा मैं आप ये हमारे मोहतरम उस्ताद साहब, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा जी कि ये रेन वाटर अब देखें कि कुदरत का ये ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर के बाद जो सबसे जो बारिश का पानी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए सोर्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कोशिश होती है, बारिश हुई है, हम किसी तरीके से इस पानी को सीवरेज के अंदर डाल दें या ड्रेन्स के अंदर डाल दें और आगे रावी के अंदर जाने। प्रोजेक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो सेव कैसे करें? आपके इल्म में होगा कि हमने ये लारंस गार्डन भी बात करते हैं, वाटर टैंक पे बिल्कुल बात करेंगे हम। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी सर कि अभी जिस तरह से मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जो रफ्तार है हम लोग देख रहे हैं, एक तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसका दिल चाहता है वो अपने घर में मोटर लगाता है, जिसका दिल चाहता है वो प्राइवेट बोर करता है, पानी निकालता है। हर दूसरे घर की ये कहानी है। उसके अंदर देखें जी, बेसिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पंजाब और उसके तमाम जितने अदारे हैं उनकी बनती है। आप ये ऐसे ही है ना कि सड़क पे गाड़ी चल रही है तो जो वायलेशन ऑफ लॉ करता है उसका चालान होता है। कई गाड़ियों वालों को ट्रैफिक सार्जेंट देखता है, भाग जाते हैं, नहीं हो सकता।
तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसने लॉ नहीं तोड़ा। इसी तरह एक मैं आपके उसमें डाटा में शेयर करूंगा चीज़ कि लाहौर के अंदर कसूर से लेकर शेखपुरा तक और मुल्तान से मराका से और उससे आगे से लेकर बॉर्डर तक कोई अब ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बन गई। कोई अर्बन तमाम अर्बन लैंड्स में कन्वर्ट हो गई एग्रीकल्चर लैंड, और वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं अब उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में पानी कहाँ से आएगा? ग्राउंड वाटर से। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पे अपना उनको नहरी पानी तो नहीं दे रहे, और जो ग्राउंड वाटर में उन्होंने ट्यूबवेल लगाने हैं, वासा ने अपने ट्यूबवेल लगाए हैं और एक उसका डाटा डॉक्यूमेंटेड है। मेरा सवाल ये है कि एलडीए के पास, सिटी गवर्नमेंट के पास वो डाटा कहाँ पे है जो इलीगल ट्यूबवेल्स लगे हैं? और मैं आपको ये बड़े उससे कह सकता हूँ कि वासा से ज़्यादा इलीगल ट्यूबवेल्स, जितने ट्यूबवेल वासा के हैं उससे ज़्यादा इलीगल ट्यूबवेल लाहौर में मौजूद हैं, और वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं। वो सारे लोगों ने अपने प्राइवेट फैक्ट्रीज वालों ने लगाए हुए हैं, मोटर्स लगाई हुई हैं, और उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो हर साल जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है। और फिर वासा को उतना फायदा भी नहीं हो रहा है। एक्वाफायर चार्जेस के इन्होंने बात की कि अब लेना शुरू कर दिए, लेकिन सर अभी भी बड़ी तादाद है ऐसी सोसाइटीज की, ऐसे लोगों की जो ना तो पे कर रहे हैं लेकिन पानी वो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं 24 घंटे। उसके लिए जितने हमारे एलडीए के एरियाज के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने उनसे ना एक्वाफायर चार्जेस लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये उनका हुक्म भी है कि ये जो एक्वाफायर चार्जेस लेंगे ना, ये पानी के लिए ही हम गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। तो साहब मेरा अब इसके अंदर ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ है, अब एलडीए की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, तो पहले हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब थे उन्होंने 5 मरले से बड़ा जो भी घर होगा ना, उसकी जो छत का पानी है ना, दैट विल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम। उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा, बाद में उसी पानी को रीयूज़ किया जाएगा मुख्तलिफ पर्पज़। गाड़ी आपने धोनी है, और जो आपने एक बात की कि जी गाड़ी ये रैंप के ऊपर गाड़ियाँ धोते हैं, उसके लिए यहाँ पे इस फोरम के ऊपर मैं जो ये वाटर कमीशन बना हुआ है पंजाब का, बिल्कुल जुडिशियल वाटर कमीशन, इन्होंने बड़ी इस मामले में हेल्प की है। इन्होंने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं कि डॉल्फिन फोर्स है जो कि गली मोहल्लों में चक्कर लगाती है, वो जब इस तरह का कोई इवेंट देखती है फौरन अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से उसकी पिक वो खींचते हैं, वासा को भेजते हैं, वासा वाले उनको फिर फाइन करते हैं। अब जिसको एक दफ़ा फाइन हो जाए ना, वो दूसरी दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि मैं अपनी ये गाड़ी धोने लगा हूँ, तो इसका मैंने अगर इतने पैसे ही देने हैं तो मैं जाके सर्विस स्टेशन से क्यों ना दूँ। और सर्विस स्टेशन के ऊपर पहले आप देखें कितना पानी ज़ाया होता था, फ्रेश पानी के साथ वो धो रहे हैं। अब ये वाटर कमीशन के हुक्म से वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और रिसाइकलिंग प्लांट 70% जो पानी है वो रिसाइकल करती है, और 30% पानी वो फ्रेश वाटर लेता है फिर। और इसी तरह आप देखें कि ये बागे जना है या रेस कोर्स है, यहाँ पे सारा नीचे से एक्सट्रैक्शन हो रही थी पानी की, वो पानी हमने नहर से जो इसके जो इरिगेशन चैनल्स है उनके ज़रिए इनकी सराबी कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा यहाँ पे देखें हम वुज़ू का जो पानी था वो हम इस्तेमाल करते थे, वो भी सीवरेज में जाके डिस्पोज ऑफ होता था। लेकिन अब उसको एक पायलट प्रोजेक्ट वासा ने ब्लॉक जोहर टाउन की मस्जिद में किया, उसके बाद ये पीएचए की मसाजिद में हुआ, उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड की मसाजिद में, और उससे 1,86,000 गैलन पानी पर डे ये हम सेव कर रहे हैं। ठीक सोहेल साहब, लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को भी तो कुछ किरदार निभाना है ना, कोई अवेयरनेस कैंपेन, कोई लोगों को हालांकि खुद एहसास होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उनको बताना है कि ये आने वाले वक्त में आप फिर बर्तन धोने के लिए, वुजू करने के लिए भी बर्तन भर भर के पानी के लाएंगे, इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो पहले से तो ये बात ज़रूर तस्लीम करना होगी कि पहले की निस्बत सूरत हाल लोगों में जो अवेयरनेस है वो ज़रूर बढ़ी है इस हवाले से, क्योंकि हम रोज़मर्रा फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पहले से तो बेहतर है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात आ रही प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की, तो उसमें एक मैं बात बताऊँ आपको,
साबिक जो चीफ साहब थे उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा चार्जेस लेकर उनके डिमांड नोटिस बनाए जाएं। मतलब अगर एक वैसे एक घर 5 मरले का है और वहाँ 2000 का डिमांड नोटिस बनता है, तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में उसी रकबे का जो घर बना हुआ है ना, उसका तकरीबन 29-30 हज़ार रुपया बनता है। अच्छा, अब वो तो ऑर्डर दे के चले गए, रिटायर हो गए। अच्छा, नतीजा ये निकला कि जो लोग अब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में डिमांड नोटिस बनवाना भी चाहते हैं और जब उनको 40,000 का डिमांड नोटिस आता है तो उसको साइड पे रख देते हैं। थोड़ी बहुत रिश्वत करके तो हाँ, उसको साइड पे रख देते हैं। हाँ। सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे जब इस तरह जो वो नहीं जमा कराते फिर उनके खिलाफ जो मेरा एक सवाल है यहाँ पे बड़ा छोटा सा जी कि ये हमें हर काम के लिए कोर्ट में ही क्यों जाना पड़ता है, या आवाम जाए या हुकूमत जाए या कोई अदारा जाए। मेरा यहाँ पे है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन अदारों ने करनी है। कोर्ट में जाने के बजाय अगर हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि भाई ये जो जैसे अभी आपने बताया कि ये अब वाटर कंजर्वेशन पे काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो उसके लिए अगर नहीं हो रहा तो हर साल जैसे अब टीवी की देखे ना देखे बिजली के बिल में उसका लग कर आ रहा है, ठीक है। तो वासा को ये क्यों नहीं अपना ये चाहते कि लॉन्ग टर्म इस तरह का सिस्टम बनाए कि जहां पे वायलेशन होती है वो आप बिल के अंदर डाल के अगले महीने उसको चलान के साथ वो बिल दे। बात कर रहा हूँ ना, जो आपने कहा कि अदालतों में क्यों जाते हैं। अगर मैं एक सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, अब होता क्या, बाज़ दफ़ा लोग 6-6, 8-8 महीने बिल नहीं जमा कराते, वहाँ रीज़न आर दी अदर, बाद में किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में पहुँच जाते हैं कि जी हमारा ये बिल ज़्यादा आ गया, इसको माफ़ कर दें। तो मेरा अपना बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं ये लाहौर के शहरियों से भी मेरी अपील है कि अगर वो हमारी सर्विस इस्तेमाल करते हैं ना, तो पानी का जो बिल है वो पानी का बिल बर वक्त उसको ना अदा करें, लेकिन ये महकमे सस्टेनेबल हो। तनवीर साहब, प्रोफेसर साहब ने जो बात की है ना, मैं बिल्कुल इसको बैक करूंगी, क्योंकि मुसलसल हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। जुडिशियल वाटर कमीशन बना, उनकी जानिब से जो हिदायत आई, ये अब जो लॉरेंस पे बना है वाटर टैंक, उसके बाद क्रेडिट तो सबने लिया, लेकिन वो वाटर कमीशन ने जिस तरह से पूरा कराया वो हमारे प्रोग्राम्स में आके ही बता चुके हैं। वासा से नाराज रहे, महकमे माहौलियात से वो नाराज रहे कि ताउन नहीं किया जाता। दाता दरबार पर वुजू के पानी को रिसाइकल करने के लिए प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। जो हम पार्क्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए। ऑब्वियसली वासा की मदद साथ शामिल थी, लेकिन बैक उन्होंने किया, जोर उन्होंने लगाया, फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी वासा की है। प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने के लिए ना आपके साथ में एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको मैं कहूँगा कि डंडा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉरेंस के ऊपर जब हमने ये स्टोरेज टैंक बनाना था, यहाँ पे इतनी हर्डल्स आई, एनओसी नहीं हमें मिल रहा था, फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा आप ने कहा नहीं मिलता, ना मिले, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन ने कहा नहीं जी चाहिए, हमें ये जरूरत है। को किसने ये इन्फॉर्म किया? वासा ने इन्फॉर्म किया कि सर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट हियर द ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, तो ये हर्डल्स है, इसके लिए हमारी हेल्प की जाए। तो उन्होंने हुक्म दिया कि जी इसके लिए जो भी वासा कह रहा ना, अब देखें, अब ये लॉरेंस रोड के ऊपर जितनी 2-2, 3-3 फीट की फ्लडिंग होती थी, वो पानी इस दफा फ्लडिंग नहीं हुई, वो पानी सारा उसके अंदर जमा हुआ और 1 महीने तक वो पानी रीयूज होता रहा। उसके लिए टैंकर उसके ना पीएचए के पानी भरते रहे। जो मामला खराब होता है, अदालत जाता है, फैसला आता है, तो फिर ही होता है। इदारे क्या करेंगे? डॉक्टर्स मुसलसल एहतजाज में थे, जब तक अदालत के ऑर्डर नहीं आए डॉक्टर्स ने अपनी चला के छोड़ी। अब सुकून है। यही मामला देखें आपके जुडिशियल वाटर कमीशन का भी है, यही मामला एनवायरमेंट कमीशन का भी है। बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। होता क्या है कि हमें बंदूक चलाने के लिए ना किसी का कंधा चाहिए क्यों? होता है। वो इसलिए क्या कर रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि जो हालात पैदा हो गए हैं पिछले कुछ अरसे से, उसमें अब हर कोई बंदा अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने से ना गुरेज कर रहा है। मतलब साइन करते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाए। ये वो बेयकीनी का आलम है जो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये दहाइयों के सफर के बाद सामने आया है कि इतनी बेयकीनी पैदा। अभी इसकी छोटी सी मिसाल है, कभी आप शादी के उसमें जाए ना, वलीमे वगैरह पे, तो
अच्छे अच्छे लोग जो है, खाना अगर वाफर मिकदार में पड़ा होगा तो हर बंदा नज़्मो ज़ब्त से प्लेट उठाएगा, नहीं जी पहले आप लें, और वो सारी नफासत उस वक्त हवा हो जाती है जब देखते हैं ना कि खाना थोड़ा कम पड़ा हुआ है, पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, तो फिर सब महमूद व याज एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। असल में ये बेयकीनी ऐसी होगी कि वसाइल हमारे पास एक तो हैं कम, और जो हैं उनको भी हम मुनासिब तरीके से यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। नतीजा ये निकला है कि छीना झपटी नहीं जैसे होती, मतलब बस कुछ मेरे हाथ आ जाए, कुछ मेरे हाथ आ जाए, पूरी हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। अब ये वासा की बात हो रही कि लाहौर का सीवरेज सिस्टम आप देखिए, मतलब वक्त की किल्लत है, टॉपिक तो ऐसा है कि हम बहुत घंटे बात कर सकते थे। अगर आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में से शामिल होने के लिए सोहेल साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन शहरियों को मैंने यही कहना है जी, जिम्मेदारी का एहसास हमने भी करना है, जिम्मेदारी निभानी है, पानी को बचाना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर मेरे पास ये है कि लाहौरियों की दुआएं आखिर रंग ले आई हैं, उनकी इल्तजाएं सुनी गई हैं और लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट जिसे सफ़ेद हाथी का नाम दिया गया था बिलाकर मुकम्मल हो चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है और 26 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन आवाम के लिए पटरी पर आने को तैयार है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से मेट्रो ट्रेन चलाने की तमाम तैयारियां बताया जा रहा है जी मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब डेरा गुजरा में मतवक्के है और 25 अक्टूबर इतवार के दिन वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करेंगे, जबकि 26 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन आवाम के लिए चला दी जाएगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रोजाना 12 घंटे चलेगी। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों का सफर करने भी मुतवक्के है। मेट्रो ट्रेन के किराए के हवाले से अगर बात की जाए तो यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया और 6 माह बाद किराए में नजरसानी के हवाले से कैबिनेट फैसला करेगी। बिजली पर चलने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सालाना 2 अरब रुपए के अखराजात होंगे। मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए चाइनीज कंपनी को माहाना 43 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दे दिया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट जिसे 27 माह में मुकम्मल होना था, 5 साल में आखिर मुकम्मल होने जा रहा है। बेशतर एतराज़ात की वजह से यह मनसूबा 22 माह की ताखीर का शिकार रहा। 2015 में मनसूबे की लागत का तखमीना 1 खरब 62 अरब रुपए लगाया गया था, लेकिन अब तक मनसूबे की लागत 3 खरब तक जा पहुंची है। इससे पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन को 3 मरतबा आजमाइशी तौर पर चलाया जा चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका रूट डेरा गुजरा से अली टाउन तक तकरीबन 27 किलोमीटर का फासला बनता है, जो कि ट्रेन 45 मिनट में तय करेगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मुकम्मल होने वाला पहला ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। मेट्रो ट्रेन पाक चीन दोस्ती की अलामत भी है और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट होने का एजाज भी हासिल है। ऑरेंज ट्रेन की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के लिए ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि माहौल दोस्त भी साबित होगी। इस हवाले पे बात करनी है जी, नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, शब्बीर हैदर और शेख ज़ैनुल आबिदीन। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शेख ज़ैन, एक और इफ्तिताह होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले सिद्रा अगर कहा जाए कि इफ्तिताह इसका मुकम्मल तौर पे किया गया तो वो नहीं किया गया। साबिक दौरे हुकूमत में जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, वो डेरा गुजरा से लेके इसको लक्ष्मी चौक तक आजमाइशी टेस्ट रन के तौर पे लेके आए और उन्होंने, क्योंकि तब उनकी हुकूमत जाने वाली थी, तो उन्होंने पटरी के ऊपर ट्रेन को चला के दिखा दिया कि हम ये ट्रेन चला सकते हैं। फिर उसके बाद ये 10 दिसंबर 2019 को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आना था, लेकिन वो तो नहीं पहुंच सके। लेकिन पहली बार इसका मुकम्मल जो टेस्ट रन है वो किया गया। उस वक़्त सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहां ज़ेब खान खिची और जो दीगर वज़रा थे वो उनके हमरा थे। डेरा गुजरा से ये ट्रेन स्टार्ट हुई और अली टाउन पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। वहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। उस तकरीब में ऐलान किया गया कि हम जून में इसको ऑपरेशनल कर देंगे, लेकिन नहीं कर सके। अब बाज़ाब्ता तौर पे और इसका जो कहते हैं कि आखिरी इफ्तिताह है
वो अब होने जा रहा है। इतवार के रोज़ 25 अक्टूबर को इफ्तिताह के लिए तकरीबन 12 बजे का टाइम रखा गया है और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि इफ्तिताह करने के बाद इस ट्रेन को चला दिया जाएगा। ट्रेन पीर वाले दिन ही चलेगी। पीर के दिन सुबह 6:30 बजे इसका टाइम मुकर्रर किया गया। अभी जो इसका प्लान बनाया गया सिदरा, वो ये है कि इसको अभी सिर्फ 12 घंटे के लिए चलाया जाएगा, लेकिन ये आर्जी होगा और उसका जो दोबारा इसकी जो रूट मैपिंग है वो जो मुसाफिर हैं उनके आने डिमांड और सप्लाई के मुताबिक होगा। यस हाँ। और तवक्को यही की जा रही है कि अगर मुसाफिरों ने ज्यादा इस तरफ रुजू किया तो फिर इसके बाद जिस तरह मेट्रो बस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चलाई जाती है, उसी तरह ऑरेंज ट्रेन को भी इसी टाइम शेड्यूल के ऊपर ले जाया जाएगा। हाँ। अब मुसाफिरों को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक नई पॉलिसी बनाई है कि डेरा गुजरा से लेके अली टाउन तक ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के साथ मुल्हिका सड़कों पर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं चलने दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास मुसाफिर तो आएंगी, आपने उनसे 40 रुपए किराया लेना, उन्होंने उन्होंने आना ही आना। अब उसमें बंद क्या किया जाएगा? ये जो आपने देखा होगा ये वैगनें चलती हैं, फिर उसके बाद ये रिक्शा चलते हैं। इस सिलसिले में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमात ली गई हैं कि इनको इन्फोर्स किया जाए। चले इसके एलटीसी के हवाले से शबीर आप हमें बताइए कि एलटीसी ने तैयारी कर ली है, बंद होने जा रहे हैं ये तमाम रूट, वहां पर कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से चलाई जा रही है? वहां पे चिंची रिक्शा भी है, दूसरी हर तरह की ट्रांसपोर्ट चलती है। सिदरा ये बात है कि एलटीसी के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उनके पास तो पहले ही गाड़ियां नहीं है, उनके पास तो जान छूट गई कि उनके पास तो लाहौर के अंदर 19 रूट्स पहले ही बंद हैं ऑलरेडी और 627 के करीब उनके वैगनें चल रही हैं लाहौर के अंदर और वो पहले ही चाहते हैं कि हमारे रूट बंद हो, ताकि हम किसी को जवाब देना हो हम कहेंगे कि जी ये तो ऑरेंज ट्रेन की वजह से हमने रूट बंद कर दिया है, हम गाड़ियाँ दूसरे रूट पर चला लेंगे। और ये एलटीसी की नहीं है, ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट मालकान की हैं। एलटीसी की जो गाड़ियां हैं वो 19 रूट पर 400 गाड़ियां चलती थी। जो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होगी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी वहां से हटाना या फिर उस रूट पे ना जाने, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि जो रूट्स होंगे जो इस पे आएंगे, जो ऑरेंज ट्रेन के साथ पटरी के साथ जो रूट आ रहे होंगे उनको लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बंद करना है, क्योंकि वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंडर चल रहे होते हैं। लाहौर के अंदर जितने भी रूट्स हैं वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और उसके साथ मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हैं जो स्पीडो बस चल रही हैं। स्पीडो बस के 16 रूट्स हैं, वो जो उधर आ रहे होंगे वो स्पीडो बस के रूट्स को बंद कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट्स होंगे उनको बंद किया जाएगा। अब यह है कि ये 6 माह के अंदर अब पता चलेगा कि 6 माह के बाद इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि अभी जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाँ से खिच्ची साहब हैं उनका कहना था कि ये 6 माह के अंदर हम देखेंगे कि 6 माह में ये हमें इसका क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या आया कि मुसाफिर जो हैं वो ऑरेंज ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, उनका क्या फीडबैक होगा। उस फीडबैक के बाद जो है 6 माह के बाद हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, आया कि इसका जो किराया है वो भी यहाँ पे इतना रखा जाए या कि किराए को इससे ज़्यादा किया जाए, क्योंकि 6 माह के बाद कैबिनेट कमेटी बैठेगी और उसका वो जायज़ा लेगी कि 6 माह के अंदर जो मुसाफिर थे उन्होंने कितना इसको पसंद किया और कितना नापसंद हुए, और उसके अंदर ये था कि अखराजात जो हुए आया कि वो अखराजात पूरे कर सकें या नहीं कर सके। वो 6 माह के अंदर अखराजात पूरे होने के बाद अगर ये 6 माह के अंदर अखराजात पूरे होते हैं तो फिर शब्बीर इस पे हवाले पे हमने बात करनी है। जो हमारे साथ मौजूद है जहांजेब खिच्ची साहब हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहांजेब साहब, आखिर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने को तैयार है, आवाम के लिए कितनी सहूलतमंद साबित होगी ये ट्रेन? ये देखें जी, इंशाल्लाह हम तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारे लाहौर के जिंदा दिलाने लाहौर इसको एंजॉय करेंगे और इसके ऊपर जो आपके इल्म में है कि है तो इसके ऊपर हम सब्सिडी दे रही है हुकूमत पंजाब जी। इसका जो हमने टिकट रखा है वो भी आपके सामने है कि बड़ा नॉमिनल सा 40 रुपीज़ उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह लाहौर के जो हमारे शहरी हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। ठीक, जहांजेब साहब, ये अली टाउन से डेरा गुजरा तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जीरो हो जाएगी या फिर कुछ को इजाजत होगी कुछ को नहीं होगी? ये जो जी हमारे इसमें जो लॉ में है उसमें तो यही है कि इसके नीचे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम ग्रेजुअली अमल करेंगे, यकदम ऐसा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बसेस को बंद किया जाएगा, चिंची रिक्शास को बंद किया जाएगा, क्या प्लान क्या है? इसके ऊपर अभी प्लान हम बना रहे हैं जी। पहले तो अभी हमारा फोकस है कि हम इसकी इनॉग्रेशन हो, इसका इफ्तिताह हो, लोगों का रिस्पांस है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिसीजन करेंगे। ठीक सर, हमें ये बताइएगा क्योंकि शाम 6 बजे तक ट्रेन का टाइम बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक चलेगी, उसके बाद जब लोगों ने सफर करना होगा तो वो कैसे जाएंगे, और ट्रेन जब चल रही होगी किसी ने भी अपने घर से स्टेशन तक पहुँचना है तो वो किस तरह से पहुँचेगा वहाँ तक? जी, इसके लिए भी हम फीडर रूट्स के लिए हमारा प्लान है जो कि पहले भी उसकी फिजिबिलिटी में है, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ये पूरा वर्कआउट करेंगे
तो उसके ऊपर जो जैसे ही इसके ऊपर में फिगर्स आएंगे ना, जैसे ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी जी, तो उसके ऊपर फिर हमें फिगर्स आएंगे भी कौन से स्टेशन से कितनी राइडरशिप आ रही है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसके मुताबिक सारा प्लान आउट करेंगे जिसको। ठीक। अच्छा सिद्रा, मैं एक सवाल आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई तो यही की गई कि आपको पता है, अभी वजीर साहब ने भी ये फरमाया कि आपको पता है कि हम इसको सब्सिडी के ऊपर चला रहे हैं, तो अब जो 6 महीने बाद दोबारा कैबिनेट ने किराया बढ़ाने का ऐलान करना है, तो क्या अभी तक कोई ऐसा लाहेअमल नहीं बनाया जा सका, ऐसा कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया जा सका कि इस ऑरेंज ट्रेन को सूदमत बना लिया जाए कि ये मुनाफा बख्श बन जाए? नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी एडवर्टीजमेंट। मैं समझ गई। जहांजेब साहब ये बताइएगा कि कोई ऐसा मामला है ज़ेरे बहस या फिर कुछ नजरों में गौर किया जा रहा है कि ऑरेंज ट्रेन अपना बोझ खुद उठाना शुरू कर दे? ये इसके लिए जी अभी कहना कबल वक्त होगा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन अपना जो इसके अखराजात हैं वो खुद बर्दाश्त करेगी, ऐसा मैं नहीं समझता कि हो पाएगा। सर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसमें देखें हमारे असल में जो हमारे पब्लिक की जो पेइंग कैपेसिटी है वो इस लेवल की नहीं है। वैसे अगर आप देखें अगर इंटरनेशनली तो आप देख सकते हैं कि $1 कहाँ पर है और €1 कहाँ पर है और एक पाउंड स्टर्लिंग कहाँ पर है। सिद्रा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर बोझ ना डालें। हाँ, किराए की हम बात नहीं कर रहे, शेख जैन सजेशन देना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ पिलर्स हैं उसको एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके स्टेशन को एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हत्ता के ट्रेन के अंदर जब डेरा गुजरा से ट्रेन अगले स्टेशन पे जाएगी तो अनाउंसमेंट करेगी, उस अनाउंसमेंट को भी स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो अभी तक क्या कैबिनेट की तरफ से इस अमर के हवाले से कोई फाइनेंशियल मॉडल ही नहीं बनाया जा सका, या सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही डिस्कशन की जा रही है कि 6 महीने बाद दोबारा आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए? अगर ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो मैं ये नहीं कहता कि ऑरेंज ट्रेन अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का बोझ तो कम होगा। जी सर, मैं आपको बिल्कुल जवाब ये देता हूँ कि गुजारिश ये है कि जो एडवर्टीजमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर हमारी वर्किंग हो चुकी है। ये 20% जो हमारी सब्सिडी है इससे रिड्यूस हो सकती है अगर हम जो बातें आप हमें अभी बता रहे हैं इसके ऊपर हमारी पूरी वर्किंग पहले ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें कुछ थोड़ी सी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई ऑर्डर पास किया हुआ है जिसके लिए हम रिव्यू के लिए हम जा रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं भी कोई भी बिल बोर्ड और सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। इसके लिए हम स्पेशली अपने ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाने लगे हैं कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए कि इसकी ब्रांडिंग की हमें इजाज़त दी जाए। ये सारे ज़राए का इसके ऊपर हमारा होमवर्क तैयार पड़ा हुआ है और 20% हम समझते हैं कि अगर हम ये ज़राए इस्तेमाल करें तो। सर हमें ये बताइएगा कि अब ये ट्रेन चलने जा रही है, एक दिन का अंदाजा लगाएं, एक हफ्ते का या एक महीने का, अवाम पर कितना बोझ आएगा और हमारी गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी तमाम इखराजात को अगर मिलाया जाए? तो जी इसके ऊपर मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर हमारा सिंपल ये है कि हमारे जो आपके जो बिजली के अखराजात हैं वो तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब सालाना इसके ऊपर हमारी कॉस्टिंग आ रही है और इसके ऊपर जो 40 रुपए का जो हम किराया दे रहे हैं ये 5.5 अरब रुपया इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के ऊपर हमारे इखराजात आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहांजेब खिच्ची साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए। जो बंदा पहले चिंगची रिक्शे पे 10 रुपए 15 रुपए देकर 3, 4, 5 किलोमीटर का सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था, अब उसको 40 रुपए देने पड़ेंगे। ट्रेन इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट रिक्शा लेगा तो फिर वो 100-150 पे बात चली जाएगी। अगर उसने 1 किलोमीटर सफर करना है, चाहे 2 किलोमीटर चाहे 27 किलोमीटर, उसको 40 रुपए देने ही होंगे। पहले रिक्शा होता था कि 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए चिंकी पे देता था और वो सफर कर लेता था। अगर उसको ठोकर से अगर उसने आना है मुल्तान आप कहीं के चबुर्जी तक उसने आना है ना, तो उसने 20 रुपए चिंकी को देने हैं और उसने सफर कर लेना है। अब ये है कि उसको बैठना है ना, चाहे उसने ठोकर से आना है मुल्तान चुंगी, चाहे उसने ठोकर आना है, चाहे डेरा गुजरा आना है, उसको 40 रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर 6 बजे के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, अगर उसको आना है ठोकर से लेकर यतीमखाना या चबुर्जी तक, तो उसको कम से कम 250 से 300 रुपया रिक्शा वाले को प्राइवेट देना होगा। 250 से 300 रुपए धक्के खाते हुए उसको आना पड़ेगा। जी क्या करेंगे? मेट्रो कार्ड इस्तेमाल होगा बिल्कुल पे भी? बिल्कुल, ये इंटीग्रेट सिस्टम कर दिया गया। ये जो मेट्रो पे सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर वो मेट्रो बस के कार्ड वहां पे स्वैप करके सफर कर रहे हैं तो वही कार्ड उनका ऑरेंज ट्रेन के ऊपर भी चल सकेगा। अभी
लेकिन वो कार्ड उसी सूरत में चलेगा अगर रिचार्ज हुआ, क्योंकि ये नई ट्रेन है, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, वो मेट्रो वाला मामला नहीं है। बिल्कुल, मेट्रो में तो आपका कार्ड रिचार्ज भी नहीं है, तो आप सफर कर सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शब्बीर हैदर आपका भी बहुत शुक्रिया, अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इंतजार किया जा रहा है अब मंडे के रोज का जब ट्रेन चलेगी और हमारे बहुत सारे शहरी उससे फायदा हासिल करेंगे और बहुत सारे शहरी बेचारे परेशान भी होकर रह जाएंगे। इजाजत दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।